नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ सभी काम तय वक्त पर ही होता है। काशीपुर में सर्कल रेट पर उन्होंने कहा कि लोगों का निवेदन शासन के पास आया है, इस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। वहीं स्कूल के कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने कहा, छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी है, उनके कंधों पर प्रदेश का भार है, वे कल के भविष्य हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करने के टिप्स दिए। उन्होंने छात्रों से कहा, अपने उज्जवल भविष्य के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करें। सभी का जो मंतव्य है आया है, उस पर शासन पर काम चल रहा है। काम पूरा हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार और लाल बत्ती पर नजर है, क्या सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर होंगे तभी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शनिवार को अचानक मुक्तेश्वर पहुंचकर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत KMVN मुक्तेश्वर में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक शैली में पुराने थाने के रेस्टोरेशन के कार्य, पर्यटन स्थल चौली की जाली मुक्तेश्वर धाम में विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री मुक्तेश्वर क्षेत्र में एप्पल मिशन के अंतर्गत किसान बंधुओं द्वारा विकसित किए जा रहे एप्पल फार्म्स का भी भ्रमण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रात्रि प्रवास मुक्तेश्वर में ही करेंगे। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल और पुलिस कप्तान पंकज भट्ट एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लिखी उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य किताब का जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम महाराज ने विमोचन किया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस किताब के जरिए अपने राजनीतिक करियर से जुड़े अनुभव और कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के गठन को दर्शाया है। विमोचन से पहले ही इस पुस्तक से कई विवाद भी जुड़ गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लिखी पुस्तक पर तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी और स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पटेल पर राज्य गठन को लेकर उठाए गए सवाल पर हरीश रावत पर जमकर हमला बोला है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत खुद उत्तराखंड के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। देखिए, हरीश रावत सीधे सपाट बोलने वाले लोगों में से, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि एक बार नगर निगम हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें उत्तराखंड राज्य के ऊपर में चर्चा हो रही थी। मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा था मेयर के नाते। हरीश रावत जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि मैं उत्तराखंड राज्य का पक्षधर नहीं था। मैं तब उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आया कि मुझे लगा कि ऐसे में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस की साख बचाने के लिए मैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका उत्तराखंड से कभी लेना देना ही नहीं रहा, उनकी अपनी राजनीति पर थी। आपने कहा ना, इस राज्य में तिवारी जी के 5 साल में जो अविस्मरणीय विकास कार्य हुए, उसके लिए पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। और रावत जी ने जिस तरह राज्य को लूटने का काम किया, इन भावनाओं का रावत जी की भी लोगों ने सम्मान किया और उनको पहला मुख्यमंत्री ऐसा बनने का सौभाग्य दिया जो 2 विधानसभा सीट लड़े, चुनाव हार गए। आदरणीय हरीश रावत जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन है और जिस सामाजिक परिवेश में और जिस राजनीतिक परिवेश में उनने कई दशकों तक की यात्रा तय की है, आज उसी अनुभवों का, उसी सोच का, उस विचारधारा को उन्होंने अपनी पुस्तक उत्तराखंडियत में परिभाषित किया है। चंपावत के टनकपुर में अग्निशमन अधिकारी गिरीश सिंह भिष्ट के नेतृत्व में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल में जंगलों में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले किस तरह काबू पाया जाए और इसे फैलने से कैसे रोका जाए, इसका मॉकड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराया गया। ये ड्रिल हमने जो है ये मॉकड्रिल की गई। इसमें ये इसका जो है लकड़ी का डिपो है, बहुत बड़ा डिपो है। तो यहाँ के कर्मचारियों को इकट्ठा करके हमने मॉकड्रिल किया गया कि अगर बाय द वे यहाँ आग लग जाती है तो आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे। तो यही समझाने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा।
राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जिले को दी अनोखी सौगात। पौड़ी जिले में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम बनेगा, जहां सांसद निधि से उत्तराखंड में बनेगा संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम। पौड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान, लोकप्रिय टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा। संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम बनाने के लिए 4.62 करोड़ की राशि जारी की गई है। दोनों संस्थानों के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। अनिल बलूनी सांसद निधि और अन्य संस्थानों की मदद से जुटाएंगे फंड। बलूनी ने सहयोग देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी एक किताब को लेकर फिर चर्चा में हैं। दरअसल ये किताब हरीश रावत ने उत्तराखंडियत को लेकर लिखी है। हरीश रावत की आत्मकथा मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत का विमोचन शनिवार को किया गया। इस किताब का विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वराश्रम जी महाराज ने किया है। अपनी पुस्तक में पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीबी पंत और एनटी तिवारी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल पहुंचे। नैनीताल राजभवन पहुंचने पर जिले के आला अधिकारियों ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल को नैनीताल के राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने शॉट लगाकर राजभवन गोल्फ में ज्यूरिस कप का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां प्रसारण आज होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी संगठन दमखम से जुटा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जिसके बाद से ही समय समय पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते रहे हैं। इसी क्रम में 30 अप्रैल को पीएम इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश भाजपा ने तमाम नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है, जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भारत के प्रथम गांव माणा में स्थानीय लोगों के मन की बात को सुनेंगे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेजों और पॉलिटेक्निक और आईटीआई में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का 100वां संस्करण कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रविवार यानी 30 अप्रैल को सभी विद्यालय, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटिकल और आईटीआई समेत अन्य जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अक्टूबर 2014 से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम 52 भाषाओं में और 11 विदेशी भाषाओं में यह प्रसारित हो रहा है। आईआईएम की एक स्टडी के अनुसार मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 27 जनवरी 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री जी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा भारत की जनता के पत्रों के उत्तर दिए। आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे सभी प्रसारणों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण करना है। अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाने में मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है। सेफ्टी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय की सफलता में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नायकों को श्रद्धांजलि देना हो, फिट इंडिया अभियान के माध्यम से फिटनेस के मूल्य को बढ़ावा देना हो, इन उद्देश्यों का भी इस अभियान से एक बड़ा लाभ मिला है। चाहे कोविड-19 महामारी का विषय हो, हम सब जानते हैं कि मन की बात के विषय को लेकर अनेकों बार प्रधानमंत्री इसकी चर्चा की है और इस कार्यक्रम के माध्यम से
उनके शब्दों से नागरिकों के लिए उत्साह और सुकून देने वाला ये विषय रहा। मन की बात से उसका एक मैं कहूँ टीकाकरण का अभियान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, हर व्यक्ति टीका लगाए, इस उद्देश्य से इस मन की बात के द्वारा प्रेरणा मिली है। आज 95% खिलौना जो चाइना से सारे खिलौना आने को उत्पाद विदेशों से आते थे, प्रधानमंत्री जी की मन की बात के बाद इसमें भी एक प्रकार से विदेशी उत्पादन की कमी हुई और हमारे देश से 95% जो खिलौना का घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि हुई है। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अमृत सरोवर का निर्माण इस मन की बात के ही कार्यक्रमों के बाद सफलता प्राप्त की है। मन की बात के कार्यक्रम की प्रेरणा से पर्यावरण संरक्षण एक आंदोलन बना है, जिसका उदाहरण सफल स्वच्छता अभियान है। मोदी जी ने अपने मन की बात में हमेशा स्वच्छता कार्यक्रमों की जो चर्चा की, उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हरिद्वार में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण प्रसारित किया जाएगा, जिसको पूरे देश में करोड़ों लोगों द्वारा सुना जाएगा। निशंक ने कहा है कि वे खुद हरिद्वार के ऋषिकुल सभागार में साधु संतों और कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुनेंगे। इस मौके पर उनके साथ विधायक मदन कौशिक और पूर्व विधायक यतीश्वरानंद भी मौजूद रहेंगे। कल वाला जो 100वां संस्करण है वो दुनिया के लिए एक यादगार ही नहीं बल्कि इतिहास में और पूरे विश्व के रिकॉर्ड में अपना एक अलग से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है। हमारा जो हरिद्वार जिला है इसने भी बढ़ चढ़ करके कल जो मन की बात है प्रधानमंत्री जी की, उसमें हर बूथ पर अभी हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि जिस तरीके से हरिद्वार में लगभग 816 बूथ हैं, इस हरिद्वार इधर जिले में, उधर रुड़की में और हैं। लेकिन रुड़की में खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर जमकर निशाना साधा। उमेश शर्मा ने कहा कि चैंपियन अपने आप को आईएफएस बताते हैं और उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि वह ब्लैकमेलर और भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा कि अगर वह इन आरोपों को सिद्ध कर दें तो वह अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। भावना पांडे के द्वारा लगाए गए आरोपों को भी उमेश कुमार ने तथ्यहीन करार दिया है। दिव्यांगजनों के कैंप को लगाए जाने के संबंध में प्रणव सिंह जी द्वारा कहा जा रहा था कि मेरे द्वारा आयोजन किया गया, एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया, हमने केंद्र सरकार को लिखा, उसके संबंध में हमने सारे दस्तावेज जारी कर दिए। कैंप का आयोजन हमारे द्वारा कराया गया था, 7 महीने से हम उसका प्रयास कर रहे थे। वो झूठा श्रेय लेने का हर बार प्रयास करते हैं। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं हूटर ना बजाने के, उसका दोबारा उनके द्वारा उल्लंघन करना शुरू कर दिया गया है। उसके संबंध में भी हमने दस्तावेज जारी कर दिए हैं, आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। भाई मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो अक्सर प्रयास करते हैं कि जनता के कार्य बाधित हों। मैंने कुआंखेड़ा लक्सर भुरनी वाला बाईपास सैंक्शन कराया, 10 करोड़ का 50 बेड का अस्पताल मैंने सैंक्शन कराया, सड़कें बन रही हैं। मेरे यहाँ कोई काम बाधित नहीं है, लेकिन उनका प्रयास लगातार ये रहता है कि वो काम को बाधित करते रहें। बताइए ना, जब आप एक बात को, आज मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ ना, इससे पहले तो मैंने कभी उनकी बात का कोई जवाब देने नहीं आया। वो भी इसलिए कि कई पत्रकार साथियों ने खबरें चलाई कि खानपुर ब्लॉक में हंगामा हुआ और उनके द्वारा कैंप आयोजन किया गया था, मेरे प्रतिनिधि ने वहाँ झगड़ा कर दिया। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आके आपके सामने रखूँ कि मामला क्या था। वो पूरा दुरुपयोग करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि एक जनता का विधायक है, चुना हुआ विधायक है, उसके कार्यों को बाधित ना किया जाए। रोज़ कोई ना कोई आडंबर रचते हैं। कहीं हर जगह जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है पहले पहुँच जाते हैं, मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। तो अब बताइए मैं क्या करूं? मैं रोज रोज सफाई नहीं दे सकता। चढ़ा रहने दीजिए, सत्ता का नशा उतार दिया जनता ने एक बार, फिर उतर जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रही जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के रवैये को लेकर एक बार फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव देखने को मिला है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर बेलगाम अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी को पता है कि अधिकारियों का रवैया जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक राज्य के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। ऐसे में जिला योजना समिति की बैठक में
जिन अधिकारियों ने अपने काम सही से नहीं किए उनको उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अधिकारी अपने तानाशाही रवैये पर अड़े हुए हैं। अधिकारियों के रवैये से हम संतुष्ट नहीं। काम तो हम डंडे के दम पे ले ही लेते हैं, काम तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप लोग नहीं जानते क्या राज्य बनने के बाद से नौकरशाही का क्या रवैया आ रहा है? इन पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए, रिपोर्ट लिखने मात्र से नहीं होगा, एक वातावरण बनाना पड़ेगा उत्तराखंड के अंदर। जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है वो सामान्य ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होती है, उससे नीचे नहीं होती है। ये ब्यूरोक्रेसी को समझना पड़ेगा कि उनको पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से काम करना है, अपनी मनमर्जी नहीं करनी है। कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है। आपको वो सुनवाते हैं। अमित शाह का कर्नाटक में रोड शो शुरू हो चुका है, उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्नाटक का मैंगलोर इलाका है वहाँ पर अमित शाह का रोड शो शुरू है। कर्नाटक की सड़कों पर लगातार जो लोग हैं वो अमित शाह का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अमित शाह को भी कहीं ना कहीं ये महारत हासिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले की रिपोर्ट में बताया कि वो रोड शो, चुनावी रैलियां और जो जनसभाएं होती हैं उसमें खड़े होकर वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज समझने का वो काम करते हैं। सर, आपको महारत हासिल है, जनता की नब्ज पढ़कर आप बता लेते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के लिए कल अपशब्द बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। आपको लगता है कि गांधी परिवार की सहमति के बिना इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है? देखिए, जब कांग्रेस ने नेता मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ चुनकर आई है और मोदी जी के समर्थन में जनता और मजबूती के साथ खड़ी है। कीचड़ में जितने कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। आज सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक 91 बार गाली दी है। अब तक आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक उनको 91 बार गाली दी है। जी, यही कहता हूँ, जितनी बार गाली देंगे उतनी बार हम मजबूत बनकर बाहर। सर राहुल गांधी ने यहाँ पर फ्री की योजनाओं की बौछार कर दी है। आपको लगता है कि उसका कोई असर होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो फ्री की योजनाएं हैं उनकी निजी गारंटी है। राजनीति में निजी गारंटी का क्या मतलब होता है? देखिए, फ्री योजनाएं उन्होंने गुजरात में भी दी थी, मणिपुर में भी दी थी, त्रिपुरा में भी दी थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दी थी। हर जगह हारे। जनता समझती है कि जनता के कल्याण का काम कौन कर रहा है। तो चलिए, जो अमित शाह हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो कर्नाटक का चुनाव है उसमें वो निश्चित चुनाव जीतेंगे। और जहां तक राहुल गांधी की फ्री की योजनाओं की बात है तो कई प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर वो लोग फ्री योजनाएं लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी का जो रोड शो है लगातार जारी है और जो अमित शाह ने दावा किया है वो देखना होगा कि चुनावों के बाद जब वोटों की गिनती होगी किस तरीके से उनके जो बयान हैं वो सही साबित होंगे। कर्नाटक के मंगलुरु से कैमरामैन अतुल त्यागी के साथ अनुराग चड्ढा, न्यूज़ वन इंडिया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में देहरादून जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर निगम मेयर और वन विभाग के अधिकारी के साथ जिले के तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पिछले वित्तीय वर्ष में जिला योजना समिति को सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि के खर्च को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। तो वहीं आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि के लिए विभागीयों की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में बीजेपी के धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली और पार्षद अधिकारियों से नाराज भी दिखाई दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। जिला योजना के जो बजट परिव्यय है उसको बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया था। जैसे 72 करोड़ का पिछले वर्ष देहरादून जिले का आउटले था, जिसको बढ़ा के इस बार 92 करोड़ से ज़्यादा किया गया। तो उसी 92 करोड़ के बजट पे लेकर के सभी माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मेयर साहब और सारे जो जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, डीपीसी मेंबर, सबकी ये बैठक थी जिसमें विभिन्न विभागों का
2023-24 के लिए आउटले तय किया गया है, प्रायोरिटियाँ तय की गई है। राज्य सरकार ने इस समय बढ़ाकर पैसा दिया है। पिछली बार 72 करोड़ रुपया जिला योजना में आया था, इस बार वो 92 करोड़ से ऊपर चला गया है। तो मैं समझता हूँ सरकार ने ये पिछले 3-4 सालों में पहली बार हुआ है कि जब हमने बढ़ाकर जिला योजना को पैसा दिया है। उसमें कुछ विभागों की रिपोर्टें अभी आपने देखा यहाँ पर चर्चा हो रही है। कुछ विभागों ने तो पहले से बजट कम कर दिया है, तो कहते हमें इस पैसे की जरूरत ही नहीं है। मुख्य रूप से विकास से जुड़े हुए ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो सबका ध्यान विकास के कार्यों पर होता है। सड़क, नाली। विकासनगर के जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के ईष्ट देवता चालदा महासू महाराज 1.5 साल तक समाल्टा में विराजमान होने के बाद अब खतपट्टी दस्सू गांव के लिए प्रवास पर निकल गए हैं। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और मंदिर प्रांगण में महाराज के जयकारे लगाते रहे। इस अवसर पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान ने भी हारुल नृत्य किया। चालदा महाराज शनिवार को रात्रि विश्राम नराया गांव में करेंगे। आपको बता दें कि छत्रधारी चालदा देवता का प्रवास किसी भी क्षेत्र के लिए अहम होता है। जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के कुल आराध्य देवता 4 भाई हैं। इनमें से सबसे छोटे भाई चालदा देवता हैं। चालदा देवता हमेशा चलायमान रहते हैं, जो प्रवास के दौरान किसी खतपट्टी में 2 साल, कहीं 1 साल तो कहीं 1.5 साल तक रहते हैं। देवता का प्रवास जौनसार बावर में बड़ा आयोजन माना जाता है। उत्तराखंड में नजूल की भूमि में बैठे लोगों को जल्द मालिकाना हक मिलेगा, यह कहना है रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा का। शिव अरोरा ने कहा है रुद्रपुर में पार्किंग की व्यवस्था का समाधान हो चुका है। पिछले जो विधायक के समय में विधानसभा में जो नजूल नीति आई थी वो तकनीकी रूप से गलत थी। उसमें कहीं भी गरीबों को मालिकाना हक देने का प्रावधान नहीं हो सका। इसलिए पूरे 1 साल में भी किसी गरीब को पुष्कर सिंह धामी जी की इच्छा के अनुरूप जो मिलना था 50 वर्ग मीटर से नीचे के लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक, वो नहीं मिल पाया। तो स्वाभाविक रूप से उसमें संशोधन होना है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसके संशोधन की प्रक्रिया आरंभ होगी। जल्दी से ही नजूल नीति आएगी और उस नजूल नीति के आधार पर लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड में लगातार चल रहे वाहनों से माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य में आ रही दिक्कत के बाद जिलाधिकारी के द्वारा वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा माल रोड के दोनों ओर बैरियर लगाकर सभी प्रकार के वाहनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण ये जो माल रोड का कार्य है जो लगातार कछुआ गति से चल रहा है, और आप अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे काम कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन काम के बहाने यहाँ बैरियर बंद कर रखा है, जिससे सिर्फ स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। जो जरूरी सामान है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह सारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत लेट पहुँचे हैं। आवाजाही पूरी बंद हो चुकी है। इमरजेंसी सेवा देखिए आप पीछे, दूध अंदर नहीं जा रहा है जो इमरजेंसी सेवा में आता है। और शनिवार इतवार को बंद करने का मतलब क्या है? ये पर्यटक स्थल है, वीकेंड है। एक भी वर्कर काम नहीं कर रहा है, क्या मतलब है इसे बंद करने का बैरियर को? तो ये माना जाए कि सुबह के समय इसे खोल देना चाहिए था, फिर 11-12 बजे करीब बंद कर देना। बिल्कुल कर देना चाहिए था। अगर ये कर रहे हैं जल्दी जल्दी तो 24 घंटे काम करें ना, 24 में से 12 घंटे काम कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।